और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। पूरे देश में कोरोना की स्थिति बड़ी भयानक होती चली जा रही है। देश में आज 24 घंटे के अंदर जो आंकड़े मरीजों की संख्या जो मिली है वो 1993। अब तक के पूरे कोरोना काल का सबसे बड़ा आंकड़ा है यह 24 घंटे के अंदर का। अब तक इतने 24 घंटे में मरीजों की संख्या नहीं आ रही थी। आज सबसे ज़्यादा मरीजों की संख्या आई है 1993, जबकि महाराष्ट्र जो नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र में 1008 मरीज पाए गए। बड़े ही मतलब भयावह स्थिति दिख रही महाराष्ट्र में। मुंबई में काफ़ी मरीजों की संख्या बढ़ती हुई जा रही है, आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। और ऐसे में लॉकडाउन पार्ट 2 के खात्मे की स्थिति में जहां विचार मंथन चल रहा था, ग्रीन जोन ऑरेंज जोन में बदल करके लोगों को छूट ढील देने की बात मंथन सरकार कर रही है। ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर आंकड़ों का बढ़ना एक काफ़ी चिंता का विषय है। सरकार भी इसके ऊपर मंथन शुरू कर रही है। लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने एहतियातन 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 4 मई से हर राज्य के सरकारों को अपने जोन के हिसाब से उस हिसाब से प्रशासनिक व्यवस्था करने की विचार एडवाइजरी जारी किया है केंद्र सरकार ने। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर गुलरेज शेख जी, जो चिकित्सक हैं और उज्जैन से हैं, मध्य प्रदेश के, जो कि रेड जोन में है। और हमारे मुंबई से ही जुड़े हुए हैं एडवोकेट मधुसूदन द्विवेदी जी, जो श्री राम मंदिर श्री वैष्णव आश्रम सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं और अधिवक्ता हैं। मुंबई भी रेड जोन में है। दोनों मेहमान हमारे रेड जोन एरिया हैं। हमारा स्टूडियो भी रेड जोन में मुंबई में है। नमस्कार। और अभी जो 17 मई का लॉकडाउन रहा है, पहले सबसे पहले बात करेंगे, क्या यह पर्याप्त होगा? डॉक्टर गुलरेज शेख जी बताइए। देखिए, चूंकि कोविड आंकड़े बढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा आंकड़े आ जाए हैं 17 मई का लॉकडाउन। नहीं, देखिए, दो चीजें हैं देश को। आपको दो अगर साइंटिफिक दृष्टिकोण से बात करें हम, तो जिसको कहते हैं फ्लैटनिंग ऑफ कर्व, अगर अखिल भारतीय लेवल पे बात करें तो फ्लैटनिंग ऑफ कर्व हमने अचीव कर लिया है। और जो R0 है वो भी हमने कम कर लिया है। फ्लैटनिंग ऑफ कर्व इसको कहते हैं कि कितने दिन में संक्रमित मरीजों की संख्या डबल हो जाती है। जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 होने में कितना समय लगता है। लॉकडाउन का आरंभ किया जब हमने जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन किया था, तो उस समय हमारे यहाँ जो रेशो मल्टीप्लाई होने का वो था 3 दिन में हमारे मरीजों की संख्या डबल हुई। उसको हमने बढ़ाया 4, फिर हम बढ़ाए 5 से वो 4 आया, फिर उसको हम 5.5, 6, 7 और अब 10 दिन से ज्यादा का समय में हमारे यहाँ मल्टीप्लाई डबल हो रहा है। उसी प्रकार से जो नॉट फैक्टर है, नॉट बोलते हैं कि एक व्यक्ति मतलब जो R है, R सिंपल करता है कि कितने एक व्यक्ति नॉट जो है कितने और लोगों को संक्रमित कर सकता है। जैसे R4 था हमारे यहाँ में, R4 मतलब एक संक्रमित व्यक्ति 4 लोगों को संक्रमित कर रहा था। उसको हम लाते कम कर लिए हैं। अब ये 1.6, 1.7 था कुछ दिन पहले। अभी का नंबर एग्जैक्टली मैंने देखा नहीं है, लेकिन जिस दिन ये 1 से नीचे आ जाता है मतलब आप जीत गए वो वायरस है। तो साइंटिफिकली यदि हम बात करें तो हम डेफिनेटली विन विन पोजीशन में हैं। और आप देखिए कि ग्रीन डिस्ट्रिक्ट जो ग्रीन जोन है वह ज्यादा है कंपेयर टू रेड जोन, और यदि ग्रीन और ऑरेंज जोन को मिला लें तो फिर रेड जोन काफी कम हो जाता है। समस्या जो है ये उन क्षेत्रों में अधिक है जहां लोगों का आवागमन ज्यादा होता है किसी भी कारणवश, चाहे फिर वो कारण हो व्यावसायिक जैसे मुंबई में है, या फिर राजनीतिक जैसे दिल्ली भोपाल में है, या धार्मिक जैसे मेरे शहर में है, या बहुत से दूसरे शहरों में है। तो जहां पर भी टूरिज्म ज्यादा होगा किसी कारण से भी, चाहे इकोनॉमिक टूरिज्म, रिलीजियम हो, पॉलिटिकल टूरिज्म हो, तो वो डेफिनेटली उससे R0 फैक्टर भी बढ़ता है और इन्फेक्शन भी बढ़ता है। और जितने हम टेस्ट करते जा रहे हैं, देखिए आप ये भी समझिए इस चीज को कि हमने टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत
तीव्रता के साथ बढ़ाई है। जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ पेशेंट्स के सामने आएंगे। इससे डरने की जरूरत नहीं है, विजिलेंट रहने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करने की जरूरत है। और आप देखेंगे कि ये जो 2 हफ्तों का लॉकडाउन है, इसके बाद तो बहुत सारे सकारात्मक परिणाम दिखेंगे। जी, लेकिन एक आप पेशे से डॉक्टर के नाते हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि गर्मी बढ़ रही है, मुंबई का टेम्परेचर इस समय 35 के पार जा रहा है, इंडिया में हर जगह गर्मी का सीजन चल रहा है। एक कोरोना वायरस कब तक सर्वाइवर है और कब हम मानेंगे कि हिंदुस्तान कोरोना के भय से मुक्त हो जाए? देखिए, तो अलग अलग डाटा आ रहे हैं। अभी वो सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने भी कुछ डाटा दिया था, जिसके हिसाब से तो अगस्त तक तो ये भारत में 97% खत्म हो जाएगा। लेकिन विषय क्या है, गर्मी का कितना, तापमान का कितना प्रभाव है, ठंडी का कितना प्रभाव है, ये सब चीजें कहना अभी अतिशयोक्ति इसलिए है क्योंकि यह वायरस, जैसा कि इसका नाम है नोवेल कोरोना वायरस, मतलब ये नया वायरस है, इसके विषय में इतना ज्यादा पता नहीं है अभी वैज्ञानिकों को भी, जी इतनी स्टडी नहीं है। और ऐसा लगता है कि टेम्परेचर से इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, यदि आप देखें तापमान के दृष्टिकोण से तो सऊदी अरब भी फैल रहा है, जहां अमूमन तौर पर तापमान 45 डिग्री के ऊपर होता है, जी, तो वहां तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। जी 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 जी, तो मतलब टेम्परेचर पे ज्यादा का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है कोरोना वायरस का? ऐसा लग तो ये रहा है कि टेम्परेचर का इस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। जी, अच्छा, हमारे साथ एडवोकेट द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। अभी एक तो हो गया मेडिकल की बात, थोड़ा हम बात करते हैं कि जो लोगों को, राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को उनके गांव भेजने की, घर गृह निवास भेजने की तैयारी चल रही है, एडवाइजरी जारी हो रही, प्लानिंग हो रही है, यह ऐसे हालात पर भेजना कितना सार्थक और घातक हो सकता है? द्विवेदी जी बताइए थोड़ा। द्विवेदी जी के भी डिबेट में मैं आप, हाँ सर, सुनाई दे रहा है सर? हाँ बताइए। हाँ, मैं एक बोल रहा हूँ सर, इसके पहले के डिबेट में भी मैं आपको बता चुका हूँ जी, यदि किसी को बहुत ही जरूरत है जी, तो ही जो है उनके एक जगह से दूसरे जगह पे या उनके नेटिव प्लेस में पहुंचाया जाए। जी, इस समय आप देखिए कि कोरोना जो है अपने एकदम पिक पे है। आप देखिए कि रिकॉर्ड तोड़ जो है करीब 1900 पेशेंट आज के दिन आए हैं जी, और आज मैं बताऊं आपको कि इसमें और भी बढ़ोतरी हो जाए। अपने यहाँ जो जांच चल रही है, जो अपने यहाँ जांच किट है, जितनी जांच की कैपेसिटी होनी चाहिए उतना नहीं है, फिर भी भारत जो है वर्ल्ड में जो है फिर भी जो है कई देश से आगे है जांच करने में। लेकिन यदि जांच जो है और ज्यादा हो तो पेशेंट अपने यहाँ और भी ज्यादा निकलेंगे। अभी आज जो है देखिए कि तेलंगाना से झारखंड के लिए कोई स्पेशल ट्रेन छोड़ा गया है जी। अब उसमें जो है अब इतने तो पुलिस वाले हैं नहीं कि जो है सब जगह सोशल डिस्टेंसिंग, या ट्रेन की भी यदि आपके पास आगे चल के कोई वीडियो आएगा देखिएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन बहुत नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत भले हो जाए, वो आशंका है, बहुत मुश्किल है जो है जी। और मेरा कहना यह है कि भाई जो जहाँ पे हैं, जो तकलीफ में हैं, कहीं गए थे वहां वो फंस गए हैं, उनको आप उनकी जगह पर भेजिए। बाकी यदि मजदूर लोग हैं वो कहीं न कहीं तो रह रहे थे, ऐसा तो है नहीं कहीं रह नहीं रहे हैं। जहां वो रह रहे हैं अभी जाके आज एक जी जो है अपने बीमार हो गए 4 लोगों को और भी या करोगे ये ना। और दूसरी बात क्या है कि भोजन की भी है कि भोजन में तकलीफ है तो गवर्नमेंट हर जगह जो है भोजन जो है लोगों को दे रही है, स्वयं सेवी संस्था भी दे रही है। हम लोग तो जिस दिन से लॉकडाउन चालू है तब से ही 5000 से ज्यादा लोगों को भोजन करा रहे हैं जी। तो दूसरे भोजन की किट भी जो है, राशन की किट भी लोग दे रहे हैं, संस्थाएं भी दे रही है, गवर्नमेंट भी दे रही है जी, जी। अब आप ये सोचिए कि जो मेन पॉइंट वाली बात है कि इतना सब कुछ देने के बाद आपने अभी तक इतना भी नहीं कमाया कि महीना 2 महीना आप घर पे बैठ के खा सकें जी। आप अपने गांव जाएंगे तो आपको खाना वहां भी जी। शहर में एक्चुअली में शहर में द्विवेदी जी देखा जाए तो लोग पैनिक हो रहे हैं, मुझे लग रहा है डॉक्टर गुलेर से केवल जी सिर्फ लोग पैनिक में हैं बस जी। वहां सिर्फ लोग पैनिक में हैं बस जो है।
और दूसरी चीज सर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो कोरोना का इम्पैक्ट जो बढ़ रहा है, इसमें आप देखिए कि मुझे नहीं लगता कि गर्मी का बहुत असर होगा, क्योंकि देखिए जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा जो है, देखिए कि अमीरात में हम जो है कि अरब देश में भी 45 डिग्री तापमान है और अपने यहाँ भी आप देखिए 35 के ऊपर हो गया है। जी 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 जी। एज जो है, जब ये चाइना के लैब में बना हुआ कोरोना है, समझे ना, वायरस है, तो इसका गर्मी के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन एक दूसरी दृष्टि से मैं आपको बोलूं जो है, जिसको एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष की दृष्टि से बोलते हैं कि ये वायरस का कारण जो है ये राहु का इम्पैक्ट होता है। और राहु जो है इस समय जो है अपने राशि में उच्च का चालू है। और राहु का जो नक्षत्रपति है राहु खुद है। अब राहु अपना नक्षत्र चेंज करेगा 21 मई को, यानी राहु जो है वो मंगल के नक्षत्र में जाएगा। जैसे राहु मंगल के नक्षत्र में जाएगा तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे पेशेंट जो है कोरोना के जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। जी, मतलब आपने ज्योतिषी के आंकड़े से अनुसार मतलब मई एंड तक हम हिंदुस्तान कोरोना वायरस से निकल जाएगा? नहीं, निकलेगा नहीं सर, निकलने में तो अभी वो जून भी जाएगा, लेकिन राहत हो जाएगी पेशेंट। हाँ, लेकिन राहत मिलना 21-22 मई के बाद धीरे धीरे राहत मिलना शुरू हो जाएगा। वो तो 99% कन्फर्म है, क्योंकि इस समय 9 ग्रह में सबसे पावरफुल कोई भी प्लानेट है तो वो राहु चल रहा है जी। एक तो राहु का है, दूसरा राहु अपने ही नक्षत्र में है, तो डबल पावर में इस समय वो एग्जाल्टेड है। और ये इन्फेक्शन का काम, इन्फेक्शन फैलाने का काम ये राहु का ही है। तो 21-22 मई के बाद धीरे धीरे पेशेंट जो है निकलना कम हो जाए। डॉक्टर साहब, आपने सुना द्विवेदी जी से राहु ग्रह की बात। सर खैर ठीक है, ज्योतिष मानने वाले भी लोग हैं और मानेंगे लोग, ग्रहों की दशा होती है, क्या होती है, इस पर हम नहीं, द्विवेदी जी ने विचार से बताया कि 21 मई के बाद आंकड़े। मैं चाहता हूं कि द्विवेदी जी के मुंह में घी शक्कर काश ऐसा हो तो बहुत अच्छा है देश के लिए। जी धन्यवाद डॉक्टर मैं चाहता हूं कि द्विवेदी जी के मुंह में घी शक्कर देता हूं मैं कि हम तो चाहते हैं ये हो जाए कि देश निकले इससे मुक्त हो। जी, अभी द्विवेदी जी, डॉक्टर साहब आप पूछ रहे थे कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की क्या स्थिति होने वाली है। थोड़ा द्विवेदी जी से ही पूछ लेते हैं कि क्या ठाकरे साहब की क्या स्थिति होने वाली है मुख्यमंत्री जी की। देखिए सर, मैं बताऊं कि इनका उद्धव ठाकरे जी का तो पूछ लिया जाए। हाँ, तो उद्धव ठाकरे जी का जो डेट ऑफ बर्थ, मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है तो जी सर। हाँ, उद्धव ठाकरे जी का सर जो डेट ऑफ बर्थ है वो 27 जुलाई 1960 है जी। अभी वो 27 जुलाई को वो 60 साल के पूरे हो जाएंगे। उनका जो है कन्या लग्न है, सिंह राशि है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है जी। वो जब से ही शपथ लिए हुए हैं, इस समय उनकी गुरु की महादशा है। और 24 नवंबर के कट रही आवाज का समय था गुरु की महादशा में। जी सर सुनाई दे रहा है? जी हाँ, बताइए, थोड़ा कट गई थी आवाज। हाँ, तो उनकी सर एक गुरु की महादशा में, बुध की अंतरदशा में उन्होंने शपथ लिया था जी। और अभी गुरु की महादशा में केतु की अंतरदशा उनकी चालू है जी। और जब से 24 नवंबर से केतु की अंतरदशा चालू है टिल टुडे तक वो बेचारे जो है वो परेशान है। एक तो उनका इंटरनल हेल्थ का भी प्रॉब्लम है और जो है इंटरनल जो है पार्टी में भी जो है वो मतभेद चालू है, क्योंकि गुरु जो है ऐसा प्लानेट बहुत शुभ ग्रह है, लेकिन कन्या लग्न में गुरु मारक और बाधक बनता है जी। इसलिए अब केतु उनके कुंडली में 6ठे घर में है। 6ठा घर जो है रोग, ऋण और शत्रु का घर होता है जी। तो ये जो है अभी 2 दिन पहले भी मैंने अपने YouTube पे वीडियो पे अपलोड किया हूं मैं कि उनका क्या भविष्य आने वाले समय में है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि ये जो उनका 28 मई को 6 महीना उनका पूरा होने जा रहा है जी। इसमें तो उनका कोई न कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि सूर्य जो है उनके 60 साल तक यानी 27 जुलाई तक सूर्य पॉजिटिव है। सूर्य यानी गवर्नमेंट जी, तो उनका पॉजिटिव है। 27 जुलाई से लेकर, जैसे 60 साल उनका पूरा होगा, 27 जुलाई से लेकर 1 नवंबर तक का समय उनके लिए थोड़ा तकलीफ वाला ज्यादा है। मतलब अभी यदि इस बीच मोटा मोटी ये हिसाब द्विवेदी जी कि इस बार जो है सरकार उनकी बचने वाली है।
हाँ, अभी वो बचेगी। केवल मैं आपको बताऊं कि 27 जुलाई से लेकर 1 नवंबर तक का थोड़ा समय उनका खराब है। चलिए ठीक है, वो लेकिन आगे उस बीच आगे में आगे के विषय पे द्विवेदी जी थोड़ा हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी कोरोना पे बात हो रही है। हम एक बात बिल्कुल। डॉक्टर साहब की तरफ चलेंगे। डॉक्टर साहब, जो ये भेजने वाली बात हो रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं, जो बिल्कुल घर नहीं है, जो बिल्कुल कहीं बिल्कुल उनका रहने का छत नहीं है, ऐसे अगर हम ये सरकार को निर्णय लेना होगा तो ये कैसे पता चलेगा कि लोग फंसे हुए हैं या पैनिक हो लोग भी उसमें बोलें कि हम फंसे हैं? फंसने वाला आदमी, हर आदमी अपने आप को बोल रहा है कि मुझे खाने को नहीं मिल रहा है, मुझे नौकरी नहीं है, मुझे रोजगार नहीं है, मेरा रोज कमाने का, रोज खाने का, मेरा रहने का जगह नहीं है, मैं भूखे मर रहा हूँ। हर आदमी घर गांव जाने की स्थिति में दिख रहा है। ऐसे में सरकार का कैसे निर्णय लेगी कि किनको वाकई में जरूरत है घर पहुंचाने की, गांव पहुंचाने की? देखिए सर, इसमें लॉकडाउन करने के पीछे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मंशा रही है वो यह है कि मैक्सिमम सेफ्टी टू द ह्यूमन लाइफ हो और मिनिमम डैमेज टू द इकोनॉमी हो। अब इसमें हमको दोनों पक्षों को सामने रखना है। एक तो कोरोना के संक्रमण को भी रोकना है और इकोनॉमी को भी संभालना है। जो जहां पर जिसको रोजगार नहीं मिल पा रहा, और सपोज करें कि छोटे कॉन्ट्रैक्टर के पास है वह जो होस्ता कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हो और वो नहीं पे कर सकता, वैसे व्यक्ति के पास एक उपाय ये होता है कि वह गांव में चला जाए। गांव में अभी कर रही है तो वहां पे उसको कुछ रोजगार मिल जाए, खुद की जमीन है, कुछ रोजगार मिल जाए, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। दूसरा बात, पैनिक वाला जो है विषय, पैनिक बटन तो डेफिनेटली एक बात है कि जब भी आदमी किसी आपात स्थिति में होता है तो उसको घर याद आता है, घर याद आता है। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, तो वो ह्यूमन टेंडेंसी भी सामने आ रही है। तो सरकारों का जो काम होता है कि मानवीय पक्ष को, इकोनॉमिक पक्ष को, हेल्थ के पक्ष को, सबको साथ में रख के समावेश करके काम करे, वही कर रही है सरकार जी। तो अभी भेजने का जो प्रक्रिया चालू है, यह क्या घातक है या सार्थक है? आज एक चलाई गई, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलते हैं जी, डिब्बों में यदि संख्या सीमित रखते हैं, जैसा कि निर्देश दिए हैं, दिशा निर्देश यही दिए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाए और उनमें 50% के आसपास भर्ती की जाए जितनी कैपेसिटी है। अब ये तो रेलवे का काम है कि जितने बिठाए जाएंगे वो 50% कैपेसिटी पे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें प्रॉब्लम होगी। इसको कॉम्पैक्ट करके लोगों को नहीं बिठाया जाएगा और लोग खुद भी चूंकि डर रहे हैं कोरोना के संक्रमण से, तो आप ये मान के चलिए कि एक के पास कोई नहीं बैठेगा। नहीं, आनंद विहार और बांद्रा जैसी स्थिति नहीं हो पाएगी। नहीं, आनंद विहार और बांद्रा में जो हुआ था वो तो अफवाहबाजी की वजह से हुआ था। अब जब ट्रेनों के अंदर जो, देखिए ट्रेन के अंदर व्यक्ति बैठेगा तो टिकट लेके बैठेगा, टीसी टिकट टैग चेक करेगा, टिकट का वितरण इतना ही किया जाएगा जितना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो सके, और भीड़ अगर बिना टिकट के अंदर बैठ नहीं सकता तो वो पुलिस मैनेज करेगी। ये तो राज्यों को मैनेज करना पड़ेगा। देखिए स्टेशन के अंदर तो रेलवे पुलिस मैनेज करेगी और स्टेशन के बाहर को राज्यों की पुलिस करेगी जी, दोनों को करना है। तो सेंटर को भी करना है। देखिए रेलवे पुलिस सेंटर के अंदर आती है तो सेंटर करेगा, वहां पर रेल के अंदर सेंटर करेगा, लेकिन जो स्टेशन के बाहर जिसकी सीमा है जिन राज्यों की, वो करेंगे जी। मतलब इस तरीके से जिनके पास आ जाता है ऑनलाइन यात्रा करने का, तिथि कौन सी है उसके आधार पर पुलिस को कर्फ्यू के दौरान उनको जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए, नहीं तो उनको रोक देना चाहिए ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो। और दूसरी चीज़ की इस तरीके से अगर चलता है तो मुझे लगता है कि अगर एक कंटिन्यू भी अगर पैनिक लोगों को पहुंचाने का सिलसिला चलता रहे तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, नहीं होगी। हमने देखा कि कोटा से जब बच्चों को बुलाया, कहां तकलीफ आई, सभी राज्यों ने बुला लिया एक एक करके, कोई समस्या नहीं आई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने जब अपने मजदूरों को पहले बुलाया तो भी समस्या नहीं आई। देखिए आवश्यक यह है कि जो मजदूर आ रहे हैं उनकी की जाए, ढंग से स्क्रीनिंग की जाए, जिनमें लक्षण लगते हैं उनको आइसोलेट किया जाए 14 दिन तक, और बाकी जो है उनको होम क्वारंटीन करवाया जाए। यही एक उपाय बचता है। अच्छा, अब चलिए अभी भी हो गया पहुंचाने की प्रक्रिया, लगातार सरकार को अपनी प्लानिंग ढंग के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और लोग सुरक्षित सही तरीके से अपने गांव पहुंचे, पैनिक भी नहीं रहें, क्योंकि पैनिक रह करके जीने में भी कहीं न कहीं इम्यूनिटी कमजोर होती है और वो भी घातक हो सकता है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना है। अब तीसरा मुद्दे पे हम आते हैं। पहले डॉक्टर साहब आपसे ही पूछेंगे, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात
जब भी हम हिंदुस्तान में कोई मुद्दा होता है, चाहे सीए का हो, चाहे एनआरसी का हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे कोरोना हो, हमेशा हर मुद्दे को हमारी राजनीतिक माहौल में जुड़ते जुड़ते उसको धर्म का नाम क्यों दिया जाता है? क्यों धर्म से जोड़ दिया जाता था हर मुद्दे को? देखिए, उसके साइकोलॉजिकल कारण भी है। एक साइकोलॉजिकल कारण तो यह है कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा धार्मिक आस्था वाला देश है। आप रेशो उठाकर देखें दूसरी कंट्रीज में, तो नास्तिकों की संख्या तुलनात्मक रूप से सबसे कम भारत में है। वहीं आप बहुत सारे कंट्रीज में जाएंगे, किसी में 40% नास्तिक है, किसी में 30% है, और कुछ कुछ में तो और आंकड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। तो दूसरी बात, धर्मों की यदि बात करें तो धर्म का और बीमारियों के फैलने का कहीं ना कहीं दुनिया भर में हमने देखा है कि जुड़ाव रहा है। मैं अपने देश की बात बाद में करता हूं, मैं पहले विदेश से बात शुरू करता हूं, ताकि ऐसा नहीं लगे किसी को कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं इसलिए किसी वजह से बोल रहा हूं। देखिए, सबसे पहले जो धार्मिक चीज देखी गई वह देखी गई दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में क्या हुआ कि एक चर्च है, वहां का विशेष चर्च है, वहां का एक सेक्ट है क्रिश्चियनिटी का, जहां पर वे बहुत पास पास बैठकर अपनी जमावड़ा करके प्रार्थना करते हैं। मतलब यूजुअली जितने पास नहीं बैठते चर्च में, उनकी मान्यता है बिल्कुल पास पास चिपक चिपक कर बैठते हैं उस चर्च में। और वहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण जो फैला साउथ कोरिया में उस चर्च की वजह से फैलना शुरू हुआ। इजराइल की बात करें, इजराइल में देखिए, हाँ, सबको लगता है कि इजराइल जो है पूरी तरह से एक जैसी जूइश कंट्री, लेकिन चूंकि इजराइल में मेरे हिंदुस्तान के बाहर सबसे ज्यादा दोस्त हैं तो इजराइल में है मेरे। तो इजराइल जैसा भारत है वैसा एक देश है जिसमें अलग अलग कल्चर्स है, अलग अलग रिलीजन है, और उस रिलीजन के अलग भी अलग अलग संप्रदाय हैं। तो 20% वहां मुस्लिम्स भी हैं, ड्रूज भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, ज्यूज तो सबसे ज्यादा है, लेकिन उस ज्यूज के अंदर भी बहुत सारे ज्यूज हैं, ऑर्थोडॉक्स भी हैं, रशियन ऑर्थोडॉक्स ज्यूज भी हैं, और अलग अलग टाइप के अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हैं। तो इसमें जो ऑर्थोडॉक्स और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स सेगमेंट होता है ज्यूज का, उनकी जो प्रेयर्स होती हैं वो एकजुट होकर बहुत पास पास बैठकर करते हैं, और जो दिन भर उनका जो काम चलता रहता है पढ़ने का, उनकी जो जैसे अजान होती है ऐसी उनकी भी तीन बार प्रेयर का कॉल होता है और संगठित रूप से प्रेयर करते हैं। तो इजराइल में ये देखा गया कि सबसे ज्यादा जो संक्रमण फैला वो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज में फैला। वो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज कैसे दिखते हैं मैं आपको बता भी दूं ताकि आपके दिमाग में उसकी छवि आ जाएगी। तो आपने देखा होगा काले काले कपड़े पहनते हैं, लंबे बाल होते हैं, काला टोपा लगाते हैं जो इजराइल में दिखते हैं, ये अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स सेगमेंट होता है। तो चूंकि इनमें भी क्लोज निट प्रेयर कल्चर है तो वहां ये संक्रमण फैला। हमने जो तबलीग जमात का देखा वहां पर भी यही हुआ दिल्ली में, कि वहां पर भी ये हुआ। अब इसलिए रिलीजन का कहीं ना कहीं समावेश होता है, चूंकि लोगों का एकजुट होकर करते हैं। और ये जो बीमारी है यह एकजुटता जो है, जो जहां पर कांग्रेगेशन होता है, जहां पर एक साथ लोग इकट्ठे होंगे, चाहे थिएटर में हो या चर्च में हो या मस्जिद में हो, कहीं पे भी हो, तो वहां पर बीमारी फैलने का आसार बढ़ जाते हैं। और चूंकि भारत एक धार्मिक भावनाओं वाला देश है, धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों का देश है, इसलिए धर्म का भी एक फैक्टर यहाँ है फैलाव में। जी द्विवेदी जी, आप थोड़ा राय जानना चाहेंगे, हर मुद्दे को धर्म से क्यों जोड़ दिया जाता है? कोरोना भी कई तरीके का कोरोना हो गया, इस्लाम कोरोना, हिंदू कोरोना, और कई जगह तो देखिए भाजियों को लेकर के कई बीजेपी प्रधानमंत्री जी ने कहा, आप प्रवक्ता हैं, आपके भाजपा के कई विधायक बोल रहे हैं कि फला लोगों से मेरे भाजपा के विधायक नहीं खरीद। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आप इस पर आए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि कोरोना जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा को नहीं देखता है, और इस समय हमको बंधुत्व की जरूरत है, एक होकर चलने की जरूरत है इससे लड़ने के लिए। तो ये जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। आप उसको धार्मिक संज्ञा नहीं दे सकते कि ये वाला कोरोना इस धर्म की संज्ञा है, उसकी उस वो धर्म की संज्ञा, वो गलत है। लेकिन देखिए, धार्मिक रोल रहा है क्योंकि उनकी मान्यताएं जो होती हैं वो साथ प्रेयर करने की होती है, इसलिए होता है। जी
द्विवेदी जी आप अपनी बताइए विचार, चलते चलते आपकी राय की क्या, क्यों आखिर धर्म से जुड़ जाता है बात है कि ये धर्म से इसलिए जोड़ा जाता है कि अपना देश ही धर्म निरपेक्ष है जी। आप ज्यादातर देश देखेंगे 95% देश जो है वो धर्म निरपेक्ष नहीं है, जो है अपना ही देश जो है धर्म है। और हिंदू मुस्लिम इसलिए होता है कि सबसे बड़ी बात आज देखिए, कोरोना अपने कंट्रोल में था, सब ठीक था, लेकिन पूरे देश में जमाती ने जो है देखिए कि कोरोना को फैलाया। जी। और हमारे कोरोना वॉरियर्स जो है जो 24 घंटे सेवा दे रहे हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पुलिस वाले हैं, उनके ऊपर वो थूक रहे हैं, नंगे होकर घूम रहे हैं, समझे न। और लोग बोलते हैं जो है कि अपने अपने हिंदू धर्म या मुस्लिम को जो है हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कर तो वो लोग रहे हैं। रोज आप देखिए कि कहीं ना कहीं जो है पुलिस वालों के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, डॉक्टरों के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, नर्सों के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, समझे ना। अब बोल रहे हैं कि कुछ नहीं, कोरोना तो कुछ नहीं है, सब फालतू है, जो है सिर्फ हम लोग मुस्लिम हैं, हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। आज सुपर पावर देश अमेरिका की देखिए क्या हाल हो गया, करीब 65,000 लोग वहां अब तक जो है मृत्यु हो चुकी है, 10 लाख से ज्यादा लोग वहां संक्रमित हैं, पूरे विश्व में 2 लाख का आंकड़ा पार हो गया है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं। तो सिर्फ ये जमाती लोग नहीं, ऐसे नहीं, मुस्लिम में बहुत लोग हैं। जब ये जमाती की वजह से हुआ, देखिए बहुत सारे मुस्लिम धर्म गुरु जो है आगे आए, वो बहुत रिक्वेस्ट किए कि ऐसा मत कीजिए, आपको तकलीफ है तो आप अपनी जांच कराइए। तो ऐसा नहीं कि सब गड़बड़ हैं, लेकिन उसमें जो है कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ज्यादा गड़बड़ हैं, ऐसा नहीं गड़बड़ है, वो बहुत ज्यादा गड़बड़ हैं। बहुत बढ़िया विषय आपने, बहुत बढ़िया विषय बात बोला। इसके ऊपर शेख जी की थोड़ा राय जान लेने के लिए, क्या जमाती की वजह से कहीं कोरोना धार्मिक स्वरूप पकड़ा? कुछ लोगों के कारनामों की वजह से किसी धर्म को जोड़ करके बदनाम कर देना क्या सही है? देखिए, मैं स्वयं सेवक हूं तो मैं वही कहूंगा जो सरसंघ चालक मोहन भगवत जी ने कहा, उन्होंने स्पष्ट कही। पॉइंट की बात पे करना है, हमने यहाँ पे स्वयं सेवक की बात कर रहे हैं, ना धर्म की बात कर रहे हैं, ना इस्लाम की। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि किसी एक वर्ग विशेष के कारण पूरे समुदाय को बदनाम करना अनुचित है, गलत है, जो नहीं होना चाहिए, नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ है जी। तो मैं बतौर भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ये बात कह रहा हूँ। नहीं, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायक अगर घूम के बोल रहे हो कि किसी इस्लाम के भाजी जात पूछ करके आप भाजी या सामान खरीदें, तो ये क्या कितना सही कितना गलत है? बिल्कुल गलत है, ये गलत है सर जी, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बतौर पार्टी प्रवक्ता बोल रहा हूँ, ये बात गलत है। कार्रवाई होनी बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल डांट पड़ चुकी है, उनका अच्छी तरह से डांट पड़ चुकी है। हाँ, द्विवेदी जी आप क्या बोलेंगे, कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ना, ये बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ये गलत है सर कि आप मुस्लिम से सामान मत खरीदिए, आप हिंदू से सब सामान खरीदिए, मुस्लिम लोग सिर्फ मुस्लिम से खरीदे, ये बिल्कुल बांटने की बात हो जाती है, ये बांटने की बात है, ये बिल्कुल गलत है जी। मैं तो मतलब एक तरीके से देखा जाए कि ये जो है, जो धर्म से मुद्दा जोड़ दिया जाता है, यह कहीं न कहीं एक पैनिक हो जाना भी एक इसमें कहीं न कहीं सकारात्मक रोल निभाता होगा कि लोग पैनिक हो जाते हैं और जरा सा भी हवा चलती है तो लोग उस लपेटे में आ करके अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है, जिसके चलते कोई न कोई विशेष समुदाय पर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। यही वजह है कि हिंदुस्तान में यह लपट जल्दी पकड़ती है और काफ़ी संयम बरतने की भी जरूरत हिंदुस्तान में ही पड़ती है। धन्यवाद डॉक्टर गुलेर शेख जी, धन्यवाद डॉक्टर द्विवेदी जी, आप लोगों ने बहुत अच्छी राय रखी और बहुत सही बातें रखी, और इसके लिए मैं मेट्रो मुंबई की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से विराम का, फिर वापस लौटेंगे। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।